नमस्कार स्टूडेंट, सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आपका आज फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम ये बात करेंगे कि 11th क्लास राजनीतिक विज्ञान जो अध्याय 3 है वो है आपका चुनाव और प्रतिनिधित्व। आपको इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा और मैंने पहले 2 चैप्टर की वीडियो बना रखी है, आगे भी और कई सारे चैप्टर की वीडियो आने वाली है। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चैप्टर के नाम की तरफ चलते हैं, चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव का मतलब क्या होता है? चुनना, यानी जब हम चूज करते हैं अपनी मर्जी से, जब कोई व्यक्ति अपना नेता, अपने कपड़े, अपना खाना, अपना घर, अपना कोई भी काम क्या करता है, वो चूज करता है, वो चुनता है, उसी को चुनाव कहते हैं। लेकिन इसका राजनीति विज्ञान से क्या लेना देना है? और इसके साथ साथ एक और है जिसे कहते हैं प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? लीडरशिप। इंग्लिश में इसे लीडरशिप कहते हैं, लेकिन हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधित्व। जब कोई व्यक्ति अपने समूह को लीड करता है उसे प्रतिनिधित्व कहते हैं। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में मैं आपको भारत की राजनीति के बारे में बताऊंगा। भारत की राजनीति में चुनाव कैसे होते हैं, नेता कौन होता है, चुनाव किस स्तर के होते हैं, कौन सा चुनाव का सिस्टम अच्छा है, कौन सा बुरा है। क्योंकि अगर आपको ये सारी नॉलेज मिल जाएगी तो आप आराम से एग्जाम तो कर ही लोगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको फ्यूचर में भी ये पता रहेगा कि इलेक्शन क्या होता है और इलेक्शन में हमें किस प्रकार किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, राजनीतिक पार्टी क्या होती है, क्षेत्रीय पार्टी क्या होती है, राष्ट्रीय पार्टी क्या होती है, इन सब के बारे में भी मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आता है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। अब मैं आपको पहले इसका ना एक इतिहास बताता हूँ छोटा सा। भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी से पहले भारत के लोगों को अपनी मर्जी से अपना नेता, अपने लोग, अपना कुछ भी चुनने का अधिकार नहीं था। इसी कारण क्या हुआ, स्वतंत्र भारत में हम सबने ये देखा कि हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से अपना नेता चुनने का अधिकार होना चाहिए। और नेता चुनने का अधिकार होने के लिए उनके पास एक चुनावी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो इस कारण भारत सरकार ने एक मताधिकार निकाला जिसे हम वोटिंग पावर कहते हैं। भारत की देश की जनता या किसी भी देश की जनता के पास ये अधिकार होता है, इसे हम वोटिंग पावर, ठीक है, या फिर वोट बैंक कहते हैं, या फिर हम इसे मतदान कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने नेता को क्या करता है, चुनता है। तो हमने ना सारे के सारे व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार अपने नेता को चुनने का अधिकार दिया, और उसी चुनने के अधिकार को हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक मतलब सबके लिए, वयस्क मतलब युवा, मताधिकार मतलब वोट डालने का अधिकार। तो सन 1947 के बाद भारत में पहली बार जो चुनाव हुए थे 1951 और 52 में हुए। तो जब इस समय चुनाव हुए थे तो चुनाव में जिस भी व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से ऊपर थी उस व्यक्ति को चुनाव में आराम से वोट डालने का क्या मिला, अधिकार मिला। तो यही वोटिंग सिस्टम धीरे धीरे करके बढ़ता गया। लेकिन सन 1989 में यानी 1989 में हुआ क्या कि सबको ये लगा कि एक 18 साल का व्यक्ति भी अपने लिए अपने नेता का चुनाव कर सकता है। तो इसीलिए जो मताधिकार की जो कह सकते हैं वोटिंग पावर थी उसको 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। अर्थात भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष की है वो भारत में बिना किसी रोक टोक के क्या कर सकता है, अपना वोट डाल सकता है। तो इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो ये आपकी पहले इंट्रोडक्शन थी, इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की विशेषताएं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए है क्या, मैंने आपको बताया, यानी भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होगी वो अपनी मर्जी से अपना नेता चुन सकता है। ठीक है, अब इसकी विशेषता की बात करते हैं। सबसे पहली विशेषता, सभी वयस्कों को मताधिकार। भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक होंगे जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होगी उसको वोट डालने का क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। नंबर 2, समानता। भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ, कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कहीं भी जन्मा हो, हर व्यक्ति को जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होगी उसको वोट डालने का क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। नंबर 3, कोई भेदभाव नहीं, मतलब उसके साथ किसी भी स्तर का भेदभाव नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो ये गलत चीज है। उसके साथ बिल्कुल भी क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये उसकी तीसरी विशेषता है। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी भारत में जो भी चुनाव होगा ना वो स्वतंत्र रूप से होगा और निष्पक्ष होगा। ठीक है, किसी पार्टी का पक्ष नहीं लिया जाएगा और किसी भी पार्टी को ना बड़ा बताया जाएगा ना छोटा बताया जाएगा। तो जो ये चुनाव होंगे ना उसमें सभी को क्या किया जाएगा, एक बराबर माना जाएगा। तो यही क्या है हमारा सार्वभौमिक वयस्क
मताधिकार, जिसकी चौथी विशेषता थी। अब इसकी बात करते हैं हम इसके लाभ की, यानी जब हम लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देते हैं तो उससे लोगों को क्या क्या लाभ होता है। सबसे पहला लाभ, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, अर्थात अगर जितने भी व्यक्ति हैं उन सब में सभी व्यक्तियों को अगर वोट डालने का मौका मिलेगा तो लोकतंत्र क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। ये उसकी सबसे बड़ी क्या है, विशेषता है। नंबर 2, समानता को बढ़ावा देना, यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक को वोट डालने का मौका मिलेगा तो उसमें समानता हो रही है और इसी को क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। नंबर 3, सामाजिक न्याय, यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक को सामाजिक न्याय का अधिकार मिलेगा, हर व्यक्ति को एक बराबर न्याय मिलेगा और किसी के साथ भी किसी प्रकार का अनफेयर नहीं होगा, यानी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और सभी को एक बराबर न्याय मिलेगा और सभी को वोट डालने का क्या मिलेगा, अधिकार। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिला है, जिससे वो अपनी मर्जी से अपना नेता चुन सकता है। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है लोकतांत्रिक चुनाव का क्या अर्थ है। अब आप ये देखो कि हम भारत में रहते हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो लोकतांत्रिक देश में रहने के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक देश में अगर हम रहते हैं तो वहां पे चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, और ये चुनावी प्रक्रिया भारत के हर नागरिक को जानने के लिए क्या है, जरूरी है। तो इसकी कुछ हम बात करेंगे, पहले हम इसकी भूमिका की बात करते हैं। तो भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं वहां पर उनको लोकतांत्रिक चुनाव में भाग लेने का क्या मिलता है, मौका मिलता है, और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नंबर 1, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग, यानी भारत में रहने वाले जो भी नागरिक होंगे वो जब भी कभी वोट डालेंगे ना तो वो किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा कि तुम जबरदस्ती वोट डालो, और जो हमारा स्वतंत्र चुनाव आयोग है वो इसकी क्या करता है, जिम्मेदारी लेता है। तो ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता इसकी है सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार, ये तो हम देख ही रहे हैं, 18 वर्ष से ऊपर की जिसकी आयु होगी उसको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। नंबर 3, मतदान की गोपनीयता, अर्थात जो हम वोट डालते हैं ना उसकी प्राइवेसी बनी रहती है, यानी हमने जो वोट डाला, हमने जिसको वोट डाला, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक गोपनीयता बनी हुई है, और इसके बारे में इलेक्शन कमीशन किसी को भी नहीं बताता है कि हमने किस पार्टी को वोट डाला है। हाँ, हम ये जरूर देख सकते हैं कि हमने वोट डाला है, हमारे पिता का नाम ये है, लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि हमने किस व्यक्ति को क्या किया है, वोट डाला है। तो इसीलिए हमारे देश में क्या होती है, मतदान की क्या बनी रहती है, गोपनीयता बनी रहती है, प्राइवेसी। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सभी उम्मीदवारों को समान अवसर, वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, ठीक है, या कोई भी भाषा बोलता हो, कहीं पे भी जन्मा हो, ये मैटर नहीं करता। जो भी उम्मीदवार होगा, जो भी कैंडिडेट होगा, उसको स्वतंत्र रूप से खड़े होने का भी मौका मिलेगा और आराम से अपनी पार्टी का या अपने समूह का प्रचार प्रसार करने का भी क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चुनाव प्रचार की स्वतंत्रता, यानी वो अपनी इच्छा अनुसार चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की क्या नहीं होगी, रोक टोक नहीं होगी। मतगणना की पारदर्शिता, यानी जो काउंटिंग होती है ना वो ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी काउंटिंग हो रही है, किसको कितने वोट मिलते जा रहे हैं, कौन सी पार्टी जीतती जा रही है, इसकी क्या होती है, पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है। तो ये इसके क्या थे, कुछ तत्व थे। अब बात करते हैं इसके कुछ उद्देश्य क्या है। इसका पहला उद्देश्य नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार अपने नेता को चुनने का क्या मिलता है, मौका मिलता है, यानी हर व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने नेता को क्या कर सकता है, चुन सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। नंबर 2, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना, यानी भारत में जितने भी लोग हैं ना उसमें भारत सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमने किसको चुना है, भारत सरकार को चुना है, और भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम सारे नागरिकों के जितने भी सवाल है, जितने भी प्रश्न है, उन सबका क्या करना, जवाब देना। अगर वो सरकार ऐसा नहीं करती तो सारी की सारी जनता को एकजुट होकर उस सरकार को पूरी तरीके से क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप धरना करो, अनशन करो, ठीक है, और सरकार और कोर्ट पे केस फाइल करो कि भाई ये हमारे जो सरकार है ये हमारे लिए अच्छे नियम नहीं बना रही है। तो अगर आप ऐसा प्रदर्शन करते हो तो धीरे धीरे करके क्या होगा, सरकार को या तो आपकी बात माननी पड़ेगी या फिर सरकार को हाथ जोड़कर क्या करनी पड़ेगी, अपनी इस गद्दी को छोड़ना पड़ेगा, और फिर दोबारा से चुनाव होंगे और जो अच्छा काम करेगा उस व्यक्ति को क्या कर लिया जाएगा, चुन लिया जाएगा। नंबर 3 है नागरिकों की राय और पसंद को दर्शाना, यानी अगर हम अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं तो हमारी पसंद भी तो पता चल रही है ना, हमारी राय भी पता चल रही है कि वो सही है या गलत है या फिर क्या चीज है, सबके बारे में हमें क्या हो रहा है, पता चल रहा है। नंबर 4, सरकार को नागरिकों के हितों के अनुसार चलना चाहिए, यानी जितनी भी हमारी सरकार है वो हमेशा नागरिकों के हित के अनुसार चलेगी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो क्या कर रही है, गलत कर रही है। इसीलिए इस पूरी व्यवस्था को हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए लोकतांत्रिक देश में जो चुनाव होता है वो इसी तरीके से होता है। नंबर 5, लोकतंत्र को मजबूत बनाना,
यानी हम जब अपनी इच्छा अनुसार अपना नेता चुन रहे तो हमारा लोकतंत्र भी क्या हो रहा है, मजबूत बन रहा है, और धीरे धीरे करके यहाँ पर कोई तानाशाही नहीं होगी और इस प्रकार देश को भी क्या मिलेगा, आगे बढ़ने का संपूर्ण अवसर मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला प्रश्न है, गैर लोकतांत्रिक चुनाव क्या होते हैं। देखो सीधी सी बात है, जिस बच्चे ने लोकतांत्रिक चुनाव पढ़ लिया है उसे गैर लोकतांत्रिक चुनाव आराम से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ही उल्टा लिखना है हमें और कुछ नहीं करना। तो देखो, गैर लोकतांत्रिक चुनाव वह चुनाव होते हैं जिसमें हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं होता। या तो सरकार जबरदस्ती करती है, या कोई व्यक्ति जबरदस्ती करता है, या फिर आपको डरा धमकाकर आपसे क्या किया जाता है, वोट हासिल किया जाता है। इसे गैर लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। इसके कुछ मुख्य तत्व हैं, उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, चुनाव आयोग की निष्पक्षता की कमी। यानी चुनाव आयोग जो होता है ना, वो कभी भी रोक नहीं लगा पाता और लोग क्या करते हैं, किसी का भी पक्ष ले लेते हैं, जबरदस्ती वोट डलवाते हैं, डरा धमका कर। तो ये गैर लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया का क्या है, नंबर 1 था। नंबर 2, मतदान की गोपनीयता की कमी। अर्थात उन्हें साफ तौर पर पता चलता है कि ये व्यक्ति ने किस पार्टी को वोट डाला है, तो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, उसे डराएगा। मान के चलो एक गुंडा है, वो गुंडा क्या करता है, वो चुनाव में खड़ा हो जाता है। अगर वो चुनाव में खड़ा होगा तो इस प्रणाली के तहत क्या होगा, वो सबको डराएगा धमकाएगा और उनसे पूछेगा तुमने किसको वोट दिया है। उसे तो पता चल जाएगा उसने किसको वोट दिया है। अगर वो उस गुंडे को वोट ना देकर किसी अन्य व्यक्ति को देगा तो गुंडा उसे मार भी सकता है। तो गैर लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली में जो मतदान होते हैं उसकी गोपनीयता नहीं होती। उम्मीदवारों के चयन में सरकार का हस्तक्षेप। कई बार सरकार क्या करते हैं, जानबूझ के बोलते कि भाई ये वाला व्यक्ति चुना जाएगा, ये वाला व्यक्ति को चुनाव में खड़े होने का मौका मिलेगा, तो वो अपनी मर्जी चलाते हैं। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी कमी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विपक्षी दलों को या अन्य व्यक्तियों को चुनाव में भाग लेने का मौका नहीं मिलता। अब देखो ना, सीधी सी बात है, अगर एक ही व्यक्ति अगर चुनाव में खड़ा होगा तो जीतेगा कौन, वही जीतेगा। या एक पार्टी खड़ी होगी तो वही पार्टी जीतेगी। तो इसीलिए अन्य व्यक्तियों को जब मौका ही नहीं मिलेगा तो क्या वो अपना भविष्य डिसाइड कर पाएंगे। तो इसलिए वो अपनी मर्जी से ही क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चुनाव प्रचार में सरकार का हस्तक्षेप। यानी जो चुनाव का प्रचार होता है ना, उसमें सरकार हमेशा क्या करती है, अपना इंटरफेयर करती रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्या है, कमी है। लास्ट पॉइंट है आपका, मतगणना में गड़बड़ी। यानी साफ तौर पे बताया गया है, कई बार काउंटिंग में भी गड़बड़ी हो जाती है, जबरदस्ती डरा धमका कर वो अपने वोट हासिल कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी क्या होती है, दिक्कत होती है। इसीलिए गैर लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जिसे कहते हैं प्रतिनिधि से क्या तात्पर्य है। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि का मतलब होता है नेता। नेता या आपका एक लीडर, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके भविष्य को आगे बढ़ाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। अब मैं आपको एक अच्छी सी डेफिनेशन देता हूं। सबसे पहली चीज, एक अच्छा नेता वही नेता होता है जो अपने समूह से बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के क्या करवा लेता है, कार्य करवा लेता है और अपने समूह को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर रूप से क्या करता है, प्रयास करता है। उसे एक अच्छा नेता कहते हैं। अभी लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं प्रतिनिधि के कुछ मुख्य कार्य होते हैं। सबसे पहला होता है प्रतिनिधित्व, यानी अपने समूह को क्या करना, लीड करना। अब अपने समूह को लीड करने की जिम्मेदारी उसी की होगी। नंबर 2, निर्णय लेना। चाहे अच्छे निर्णय लेने हो, चाहे मुश्किल निर्णय लेने हो, सारे निर्णय लेने की जिम्मेदारी किसकी होगी, उस प्रतिनिधित्व की होगी, यानी कि नेता की होगी। नंबर 3, संवाद, यानी किस व्यक्ति से संवाद बातचीत करनी है, बहस करनी है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, आपके उस नेता की होगी। नंबर 4, जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब क्या है कि वो ज्यादातर मात्रा में क्या करते हैं कि जो प्रतिनिधि है अगर वो आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो उनको जवाब भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पर क्या की गई है, बताई गई है। इसीलिए ये आपके नेता के क्या है, मुख्य कुछ कार्य है। अब बात करते हैं ये जो नेता होते हैं ये कौन कौन सी फील्ड में हो सकते हैं। तो सबसे पहला राजनीति में। अब राजनीति में देखो क्या बन सकते हैं, ये सांसद बन सकते हैं, ये विधायक बन सकते हैं, ये पीएम बन सकते हैं, ये सीएम बन सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये सारे हमारे लीडर ही होते हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि राजनीति में इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। नंबर 2, व्यापार। अब व्यापार में क्या क्या होगा, आपका एक मेंटोर हो गया, ठीक है, या आपका अकाउंट मैनेजर हो गया, या आपका बॉस हो गया। तो ये सारे के सारे वो व्यक्ति हैं जो आपको क्या करेंगे, लीड करेंगे। नंबर 3, सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन मतलब एनजीओ वगैरह हो गए या कोई सरकारी संगठन हो गया। इन सब में भी क्या करते हैं, कुछ नेता होते हैं जो लीड करने का काम करते हैं। और लास्ट पॉइंट है आपका शिक्षक। और लास्ट पॉइंट है आपका शिक्षा के रूप में आप टीचर बन सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूटर बन सकते हो। तो ये सारे क्या है, एक लीडर के कार्य हैं। तो ये लीडर वाला आपका क्या था, क्वेश्चन था जो आपका कंप्लीट हो गया है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो आपका अगला प्रश्न है वो है प्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं। देखो, प्रत्यक्ष चुनाव को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चुनाव क्या है। यानी हर व्यक्ति अपनी मर्जी से अपना नेता चुन रहा है, उसे चुनाव कहते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव जब जनता सीधे ही अपने नेता को चुनती है। प्रत्यक्ष चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इससे आसान और लैंग्वेज नहीं हो सकती, मैं बहुत साधारण शब्दों में समझा रहा हूं। जब कोई व्यक्ति सीधा ही अपने नेता को चुनता है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो संसद में दो सदन होते हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो लोकसभा में जो एमपी होते हैं उनको जनता सीधे ही चुनती है, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष चुनाव है। तो प्रत्यक्ष चुनाव की पहले हम बात करते हैं, फिर अप्रत्यक्ष चुनाव बताऊंगा। दोनों कंपैरिजन में चले जाएंगे, तो आपको ये जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहला सीधा चुनाव, यानी इस चुनाव के अंतर्गत हर एक व्यक्ति सीधा ही अपने नेता या प्रतिनिधि को चुनता है। नंबर 2, नागरिकों का मतदान, यानी इस प्रणाली में सीधा नागरिक, जनता इन्वॉल्व होती है। मतलब कोई और व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ जनता डायरेक्टली किसको चुन रही है? अपने नेता को। नेता है और जनता है, उनके बीच में कोई भी नहीं है, ठीक है। नंबर 3, प्रतिनिधियों की जवाबदेही। अगर कुछ भी बात होगी ना, तो उस नेता को जिसको चुना है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी क्या है? महत्वता है। नंबर 4, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के चुनाव में हमेशा क्या होती है? पारदर्शिता होती है चुनाव में, जिसमें हर व्यक्ति को यह पता रहता है कि कौन सी पार्टी जीती रही और कौन सी पार्टी हार रही है, ठीक है। यह पारदर्शिता होती है। अब प्रत्यक्ष चुनाव के कुछ लाभ हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नागरिकों की भागीदारी। अभी मैंने आपको बता दिया, नागरिक इसमें क्या करते हैं? सीधे भाग लेते हैं। नंबर 2, जवाबदेही, इनकी जवाबदेही बनती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। नंबर 3, पारदर्शिता, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो कुछ उसके जो कार्य हैं वही लाभ है। अब बात करते हैं इसके कुछ नुकसान, जटिलता। इसको करने में, इस प्रत्यक्ष चुनाव को करने में थोड़ी सी मुश्किलें आती है। लोग बहुत सारे होते हैं, चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, कैसे होगी, कब करवाई जाएगी, इस सब चीजों में क्या होती है? थोड़ी सी दिक्कत होती है। नंबर 2, समय और संसाधन की आवश्यकता ज्यादा होती है। मतलब समय भी ज्यादा लगता है, संसाधन रिसोर्सेज भी ज्यादा लगते हैं। इस वजह से हमें थोड़ी सी क्या होती है? दिक्कत होती है। ये प्रत्यक्ष चुनाव था। बात करते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव की। अप्रत्यक्ष चुनाव वह चुनाव होता है जिसमें जनता की भागीदारी सीधे नहीं होती, अप्रत्यक्ष रूप से होती है। मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने अपने नेता को चुना, जिससे कि एमएलए, ठीक है, हमारे यहाँ का विधायक होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो, हमने अपने विधायक को चुना, वो सारे विधायक और वो सारे कह सकते हैं एमसीडी के जो चुनाव में हमारे मेयर वगैरह होते हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं? ये संसद के दूसरे सदन, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। अब राज्यसभा में कौन कौन से सदस्य होते हैं? देखो, संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा है, लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में जनता चुनती है और राज्यसभा में जनता नहीं चुनती। कौन चुनते हैं? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। मतलब हमने जिन नेताओं को चुना है वो नेता राज्यसभा के मेंबर को क्या करेंगे? चुनेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज, राज्यसभा में होता कौन कौन है? राज्यसभा में एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें सांसद कहते हैं। उनको चुनता कौन है? उनको एमएलए चुनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें होते कौन कौन है। इसमें उपराष्ट्रपति होता है और इसमें राष्ट्रपति को भी चुना जाता है। तो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या फिर राज्यसभा के जितने ही मेंबर्स होते हैं, इन्हें जो चुना जाता है वो चुना जाता है अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा, ठीक है। तो इसी को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। उसके बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, एक एक करके पॉइंट समझाता हूं। नंबर 1, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की कुछ क्या है? विशेषता है। मध्यस्थ समूह की भूमिका। हमने जिन नेताओं को चुना वो नेता क्या कर रहे हैं? वो नेता अन्य नेताओं को चुन रहे हैं। तो मेन जो नेता है राज्यसभा के, उनके बीच में और जनता के बीच में क्या एमएलए आ गए? तो इसका मतलब उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। नंबर 2, दो स्तरीय चुनाव। पहला स्तरीय हमने अपने नेता को चुना, दूसरा स्तरीय उन्होंने अपने से बड़े नेताओं को चुना। नंबर 3, प्रतिनिधियों की चयन की प्रक्रिया। प्रतिनिधियों की चयन की प्रक्रिया क्या होती है? बिल्कुल अलग होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने नेता को चुन रहे हैं और वही नेता आगे चलकर और बड़े नेताओं को क्या कर रहे हैं? चुन रहे हैं। अप्रत्यक्ष प्रणाली के कुछ लाभ है, ठीक है। इसके कुछ लाभ पढ़ते हैं। सबसे पहला, विशेषज्ञता, अर्थात हमने जिन नेताओं को चुना है तो वो स्पेशल ही होंगे और वो नेता मिलकर एक ऐसे नेता को चुनते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं? लाभकारी होते हैं। नंबर 2,
समय और संसाधन की बचत, समय भी बचता है, संसाधन भी। क्यों? क्योंकि देखो हमने जिन नेताओं को चुन लिया एक बार, वही नेता तो है, वो कुछ नेता होंगे और वो कुछ नेता मिलकर राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को चुनेंगे या वहां के एमपी को चुनेंगे। तो कुछ नेता मिलकर, यानी कि समय भी कम लग रहा है और रिसोर्सेज भी क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। ये फायदा है। अब प्रत्यक्ष चुनाव में ये नुकसान था, अप्रत्यक्ष चुनाव में ये फायदा है। अगला पॉइंट, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के कुछ नुकसान है। ठीक है, अब वो नुकसान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, नागरिकों की भागीदारी की कमी, यानी इसमें नागरिकों की भागीदारी नहीं होती। इस वजह से सबसे ज्यादा क्या होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि जनता नहीं चुन रही, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधियों की जवाबदेही की कमी, कई बार क्या होते हैं, हमने जिन नेताओं को चुना और उन्होंने जिन नेताओं को चुना, तो वो जनता के प्रति कई बार जवाबदेही नहीं होते, मतलब आंसरेबल नहीं होते। तो इस वजह से भी क्या होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली के बारे में बताइए। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सीटें लेके आएगा या सबसे ज्यादा वोट हासिल करेगा उसे जीत मिल जाएगी। ये बहुत आसान है और इस प्रणाली को हम बहुत आसान और सरल शब्दों में समझते हैं। एक रेस हो रही है, उस रेस में 10 व्यक्ति भाग ले रहे हैं, 10 में से जो सबसे पहले उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, या फिर हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, क्लास है, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा वो फर्स्ट आएगा। ऐसे ही इस सिस्टम में होता है। इस सिस्टम में क्या होता है, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट लेके आता है वो जीत जाता है। इसके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो आपको इसकी डेफिनेशन समझ आई, यानी जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मात्रा में क्या करेगा, वोट हासिल करेगा, उसे जीत मिल जाएगी। अब इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहला है सरल व स्पष्ट, यानी ये बहुत सरल होती है और स्पष्ट होती है। इस वजह से क्या होती है, इस चुनावी सिस्टम को बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। नंबर 2, सबसे आगे वही जीते प्रणाली के कुछ लाभ है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है सरल व आसान, ये बहुत सरल होती है, आसान होती है, इस वजह से ज्यादातर देशों में यही प्रणाली चलती है। नंबर 2, तेज और सस्ता, यानी बहुत तेजी से रिजल्ट आता है और सस्ती भी होती है, क्योंकि बार बार इलेक्शन कराने की दिक्कत नहीं होती, जो भी व्यक्ति सबसे ज्यादा सीट लेके आएगा वो जीत जाएगा। नंबर 3, स्थिर सरकार, यानी इसमें क्या होती है, एक बार अगर आप चुन लिए गए तो आपकी सरकार स्थिर रहेगी 5 साल के लिए और आपको कोई भी बदल नहीं पाएगा, तब तक जब तक आप जनता के लिए कुछ ऐसा कार्य नहीं करते जिससे जनता नाराज हो। अगर वो नाराज होगी तो वो अनशन करेगी और आपको हटा भी सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब इसके हम कुछ नुकसान की बात करते हैं। सबसे पहला नुकसान जो है, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा, मतलब इस प्रणाली का ना एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं वो तो जीत रहा है, लेकिन जिसको हमेशा कम वोट मिल रहे हैं ना, उसकी सरकार में कभी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। वो कभी जिंदगी में भी चाहकर सरकार में क्या नहीं कर पाएंगे, अपनी भूमिका नहीं निभा पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा क्या होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि अल्पसंख्यक किसी भी आधार पर हो सकते हैं, भाषा के आधार पे, रंग के आधार पे, पैसे के आधार पे, या फिर धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे। तो इन लोगों को कभी भी आगे बढ़ने का इसमें क्या नहीं मिल पाता, मौका नहीं मिल पाता। तो कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बहुमत की कमी, यानी वो जो छोटी पार्टी होती है उन्हें कभी भी क्या नहीं मिल पाता, बहुमत नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये था आपका जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली। अब बात करते हैं हम जिसे कहते हैं समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली। जो भी सिस्टम हमने पढ़ा है ना, इसी का ऑपोजिट कह लो। ठीक है, अब इसकी ना कुछ फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं, तो इसके भी बारे में हम बात करते हैं। यह वह प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत साफ तौर पे जितनी भी पार्टियां होती है वो जीतती है, और जीतने के बाद जिसको जितने परसेंट वोट मिलते हैं सरकार में, उनकी भूमिका उतने परसेंट के हिसाब से होती है। मतलब मान के चलो एक पार्टी है, वो 70 सीट लेके आई, 100 सीट है टोटल, उसमें 70 लेके आई, तो सरकार में उसकी भागीदारी कितनी होगी, 70%। कोई 30 लेके आता है, कोई 20 लेके आता है, कोई 10 लेके आता है, तो जो भी पार्टी जितने परसेंट कह सकते हैं सीट लेके आएगी, उसको उतनी परसेंट क्या मिलेगी, सरकार में इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। और इसमें ना एक सबसे ज्यादा लाभ मैं अभी बता रहा हूं, दोबारा भी बताऊंगा, अल्पसंख्यकों को होता है। अगर कोई व्यक्ति 1 सीट भी ला रहा है तो भी सरकार में है, वो कोई 99 ला रहा है तो भी वो भी सरकार में है, और सभी क्या है, एक बराबर। बस जो भी फैसला होगा, फैसले में परसेंटेज के हिसाब से क्या किया जाता है, वोटिंग होती है। तो उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो समानुपाती प्रणाली की क्या करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं। समानुपाती प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत सारी की सारी देश में जितनी भी पार्टियां होती है, उनमें से जो भी पार्टी जितने परसेंट कह सकते हैं सीटें लेकर आता है, उसको उतनी ही परसेंट सरकार में क्या मिलती है, भूमिका मिलती है। तो इसकी कुछ हम क्या करते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं।
तो सबसे पहले विशेषता यही है, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, यानी जितने भी अल्पसंख्यक होते हैं उनको लीड करने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। नंबर 2, मतों का उपयोग, यानी जितने भी वोट डाले गए ना उस सबका उपयोग होगा, कोई भी वोट क्या नहीं होगा, वेस्ट नहीं जाएगा। नंबर 3, विविधता को बढ़ावा, यानी डिफरेंटेबिलिटी, हर प्रकार के समाज, हर प्रकार की सोसाइटी, हर प्रकार के लोगों को इसमें क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। तो जब सबको मौका मिलेगा इसका मतलब विविधता तो आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब इसके कुछ नुकसान है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला नुकसान जटिलता, यह बहुत मुश्किल है क्योंकि ना इसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट होती है ना, तो किसी भी फैसले पर हम शीघ्र अतिशीघ्र क्या नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाते। नंबर 2, अस्थिर सरकार, यानी हमेशा क्या होती है, सरकार जो है वो अस्थिर रूप से रहती है, मतलब जो सारे के सारे लोगों की जो वोटिंग पावर है वो एक बराबर हो नहीं पाती है। इस वजह से जो जरूरी फैसले लेने होते हैं उस फैसले को लेने में हमें क्या होती है, दिक्कत होती है। इसीलिए कुछ देश में कौन से, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली चलती है, और कुछ देश में क्या चलती है, समानुपाती प्रणाली चलती है। ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से सुनना। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण क्या है, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो आरक्षित कर दिए जाते हैं। तो निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण से पहले आपको यह पता होना चाहिए आरक्षण क्या है। कुछ समूह को, कुछ व्यक्तियों को विशेष प्रकार की छूट देना ही आरक्षण कहलाता है। मतलब हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, जातिगत रूप से या किसी भी आधार पर पिछड़े होते हैं। उन लोगों को समाज में सबके बराबर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसीलिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण का मतलब यह होता है कि दिल्ली में या भारत में चुनाव की जितनी भी सीटें होती हैं उसमें से कुछ सीटों को उन व्यक्तियों के लिए, उस समाज के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, और उनके अलावा इस सीट पर कोई भी खड़ा नहीं होगा। तो उनके बारे में हमें क्या करनी है, बात करनी है। तो एक एक करके इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं और आरक्षण किन किन को मिलता है ये भी बात करते हैं। नंबर 1 है जातिगत आरक्षण, अर्थात कुछ लोगों को जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है। जो जाति में क्या होते हैं, निचली जाति के होते हैं, तो उन्हें आरक्षण मिलता है। नंबर 2, लिंग आधारित आरक्षण, अर्थात साफ शब्दों में बताया गया है कि कुछ महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए लिंग के आधार पर आरक्षण मिलता है। जैसे हमारे कुछ ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जिसमें ग्राम पंचायत की जितनी भी सीटें होती हैं उनमें से 33% आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है कि वहां पर कोई भी खड़ा नहीं होगा। तो इसीलिए यह लिंग आधारित आरक्षण था। अगला है धार्मिक अल्पसंख्यक आरक्षण, यानी कुछ ऐसे समूह होते हैं जो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक होते हैं। उन लोगों को भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, उन लोगों को भी हम धार्मिक के आधार पर क्या करते हैं, उन्हें हम आरक्षण देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आरक्षण के लाभ, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, जितने भी अल्पसंख्यक होते हैं, जितने भी जिनकी संख्या कम होती है, उनको हमेशा चुनाव में खड़े होने का और आगे बढ़ने का क्या मिलता है, संपूर्ण मौका मिलता है। नंबर 2, समानता को बढ़ावा देना। जब आरक्षण मिलता है तो जितने भी समाज को हमने पीछे छोड़ दिया है उन सभी समाज को समान रूप से आगे बढ़ने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। नंबर 3, विविधता को बढ़ावा देना, यानी समाज में जब हर व्यक्ति को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो विविधता अपने आप आ जाएगी, क्योंकि हर समाज को, हर व्यक्ति को समान रूप से आगे बढ़ने का संपूर्ण क्या मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। आरक्षण के ना कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहला है आरक्षण की सीमाएं, यानी आरक्षण की कुछ सीमाएं होती है, केवल कुछ लोगों को मिलता है, सबको नहीं मिलता। तो ये पहला नुकसान है। नंबर 2, प्रतिस्पर्धा की कमी, कंपटीशन खत्म हो जाता है। जो सीटें कुछ लोगों के लिए, कुछ समाज के लिए आरक्षित कर दी जाती है वहां पर कंपटीशन पूरी तरीके से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अब बात करते हैं इस पूरे चैप्टर के सबसे मेन क्वेश्चन के बारे में। चुनाव आयोग के कार्यों का वर्णन कीजिए। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या है, चुनाव आयोग के मुख्य कार्य क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। चुनाव आयोग वह आयोग होता है जो चुनाव करवाने की सारी जिम्मेदारी लेता है। चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, किस जगह पर होंगे, किस तारीख को होंगे, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, चुनाव आयोग की होती है। और कौन वोट डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता, ये सारी जिम्मेदारी उसी की है। तो उसी को हम एक एक करके पॉइंट को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, चुनाव का आयोजन और संचालन। चुनाव आयोग का यह कार्य होता है, चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, कौन डिसाइड करेगा, चुनाव आयोग। नंबर 2, मतदाता सूची तैयार करना। कौन व्यक्ति वोट डाल सकता है, कौन व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता, ये सब कौन डिसाइड करता है, चुनाव आयोग डिसाइड करता है। नंबर 3, चुनाव प्रक्रिया की देखरेख, मतलब चुनाव कैसे हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, उसकी पूरी देखरेख कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। नंबर 4,
राजनीतिक दलों की मान्यता, अर्थात साफ शब्दों में बताया गया कि जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उसमें से किस व्यक्ति को चुनाव में खड़े होने का मौका मिलेगा, किसको चुनाव में खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा, किस पार्टी को अधिकार है, किसको अधिकार नहीं है, सब कौन डिसाइड करता है? चुनाव आयोग। नंबर 5, चुनाव व्यय की निगरानी, चुनाव में कितना खर्च किया जा रहा है, कितना खर्च नहीं किया जा रहा है, क्या उन्होंने ओवर लिमिट तो नहीं कर दी, सब कौन देखरेख करता है? चुनाव आयोग। नंबर 6, चुनाव तिथियों की घोषणा, यानी चुनाव कब होंगे, कौन सी तारीख को होंगे, ठीक है, ये सब कौन डिसाइड करता है? चुनाव आयोग डिसाइड करता है। अगला पॉइंट है मतगणना और परिणाम की घोषणा, मतलब कि चुनाव की काउंटिंग होती है और काउंटिंग होने के बाद जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट भी कौन बताता है? चुनाव आयोग बताता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर क्या किया गया, बताया गया है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि गुप्त मतदान प्रणाली क्या होती है। अब देखो, सबसे पहली चीज, मतदान प्रणाली आपको पता है, चुनाव कराने की प्रक्रिया। गुप्त मतदान मतलब जिसमें आपका चुनाव तो हो रहा है लेकिन आपके चुनाव के बारे में किसी को भी पता नहीं है, सब गुप्त रहता है, प्राइवेट रहता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। गुप्त मतदान प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत जो भी मतदाता अपने नेता को चुनता है, वो नेता को जो चुन रहा है और उस चुनाव की प्रक्रिया को गुप्त रखा जाता है, इसी को गुप्त मतदान प्रणाली कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ध्यान से सुनना। मतदाता की गोपनीयता, मतदाता ने किसको वोट दिया है, किसको नहीं दिया है, या वो किसको वोट दे रहा है, इस सब की क्या बनी रहती है? प्राइवेसी बनी रहती है, गोपनीयता बनी रहती है। नंबर 2, स्वतंत्र मतदान, हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र मतदान कर सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की क्या नहीं होती, रोक टोक नहीं होती। तो ये गुप्त मतदान प्रणाली का दूसरा लाभ है। तीसरा, निष्पक्षता, अर्थात किसी का पक्ष नहीं लिया जाएगा, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। नंबर 4, विश्वास, इस प्रणाली के अंतर्गत हर मतदाता का चुनाव आयोग के प्रति क्या बना रहता है, विश्वास बना रहता है कि उसके मतदान की क्या बनी हुई है, प्राइवेसी बनी हुई है, गोपनीयता बनी हुई है। तो ये उसके लिए सबसे ज्यादा क्या होता है, एक फायदा होता है। अब इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, परिसीमन आयोग क्या है और इसके कार्य क्या है। परिसीमन आयोग है क्या, उसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। परिसीमन आयोग वह आयोग होता है जिसका कार्य यह होता है कि किस चुनाव क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार मिलेगा, अर्थात एक इलाका है, उस इलाके में कितने लोग वोट डाल सकते हैं, और अगर ज्यादा हो रहे तो वो दूसरे इलाके से डालेंगे। मतलब परिसीमन आयोग का यह कार्य होता है चुनाव क्षेत्र का बंटवारा करना, कि किस इलाके में या किसी क्षेत्र में कितना इलाका आएगा और कितने लोग वोट डालेंगे। ये सारे कार्य किसके होते हैं, परिसीमन आयोग के। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में बात करते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण, यानी जो भी निर्वाचन क्षेत्र होता है उसकी सीमा कौन डिसाइड करता है, यही आपका परिसीमन आयोग। यानी कौन कौन से क्षेत्र में चुनाव होंगे, कौन डिसाइड कर रहा है, परिसीमन आयोग। नंबर 2, मतदाता संख्या का समायोजन, मान के चलो किसी एक इलाके में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई और वहीं उसी के दूसरे इलाके में क्या लोगों की संख्या कम है, तो जिस इलाके में ज्यादा लोग हैं वहां से कुछ लोगों को हटाकर वो क्या करते हैं, दूसरे क्षेत्र में डाल देते हैं कि उनका वोट दूसरे क्षेत्र से जाएगा, ताकि दोनों क्षेत्रों पर क्या हो, बराबर का अधिकार हो। नंबर 3, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, मतलब कि जो जो इलाके हैं वहां पर दोबारा से अगर चुनाव करवाए जाने हैं तो ये भी कौन डिसाइड करेगा, परिसीमन आयोग। लास्ट पॉइंट है आपका सिफारिशें, यानी ये जो केंद्र सरकार को सिफारिशें करते हैं वो सारी सिफारिशें करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, परिसीमन आयोग की। यानी जो भी कार्य है उसको आगे बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, परिसीमन आयोग की। ये इसका फायदा है। ठीक है, तो निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। परिसीमन आयोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर क्या करता है, पूरा कार्य करता है और चुनावी प्रक्रिया को अच्छे से कराने की क्या करता है, कोशिश करता है। ये चैप्टर मैंने आपका फिनिश करा दिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।